औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम बैठक के साथ मैं हूं आपका होस्ट अजहर खान दाऊद। ये तो दुनिया का वज़ा करदा कानून है। अगर हम तरक्की की मनाजिल तय करना चाहते हैं तो हमारे अंदर पैशन का होना जरूरी है और साथ में डिवोशन डेडिकेशन के बगैर ये मनाजिल तय करना नामुमकिन। इसी तरह नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं तो उन्होंने भी बहुत कम वक्त में तरक्की की मनाजिल तय की। जी नाज़रीन, हुज़ैफ़ा रहमान साहब बहुत सी छोटी सी उम्र में शोबा सहाफ़त में अपना नाम बनवाया और एक बड़े सहाफ़ी, कालमनवीस और तजिया निगार बनकर सामने आए। आज हम इनसे इनकी सहाफ़ती दावपेच, मुल्की व बैनुल-अक़वामी सियासत पर बात करेंगे। जी हुज़ैफ़ा रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया। हुज़ैफ़ा रहमान साहब, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? जी, जी, मुझे आ रही है। जी, जी। सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। मैंने आपसे राब्ता किया और आपने हमें टाइम दिया जी। नहीं जी, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। आपका प्रोग्राम अच्छा, इंतहाई मकबूल है और मैं तो बड़ा पसंद करता हूँ इस तरह के लोगों को जो सोशल इश्यूज़, पॉलिटिकल इश्यूज़ पे सेल्फ मेड लोग हैं और फिर इस पे बात करना चाहते हैं। अच्छा हुज़ैफ़ा साहब, ये बताइएगा आपका ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और यहाँ सहाफ़त में यहाँ कैसे कहाँ यहाँ तक जो पहुँचे, कैसे पहुँचे आप? मुख्तसर से इसमें अपना तारुफ़ थोड़ा-सा हमें करवा दें, नाज़रीन सुनना चाहेंगे। जी, दाऊद साहब, बहुत मेहरबानी। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। बहरहाल मेरे वालिद साहब इज़ अ डॉक्टर, इज़ अ फिज़िशियन और आपको पता है कि डीजी खान के नॉन फिज़िशियंस में शुमार होते हैं, अब तो साउथ लेवल पर अल्हम्दुलिल्लाह। तो ज़ाहिर है डॉक्टर्स के बच्चे आम तौर पर डॉक्टर ही बनते हैं और हमें भी बचपन से ही एफएससी और उसके बाद ज़हन में था कि फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और बायोकेमिस्ट्री पढ़कर हमने भी डॉक्टर ही बनना है। तो लेकिन बहरहाल फिर मैंने तय किया कि आफ्टर मैंने ड्यूरिंग लंदन स्टे के दौरान किए, उसके बाद मैं पाकिस्तान आके मैंने एमफिल किया इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर और जो तालीम जिस वक़्त मेरी चल रही थी उसी दौरान ही सहाफ़ती करियर का आगाज़ हुआ और बड़े अखबारात की हमने जो है खाक छानी, टीवी चैनल्स में रहे, औसाफ अखबार में, इंसाफ अखबार में, खबरें में, उसके बाद दुनिया टीवी लॉन्च हो रहा था तो उसकी लॉन्चिंग टीम में, फिर उसके बाद कैपिटल टीवी में और फिर सफ़र चलता-चलता पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा नशा और 1 जुलाई 2013 को ही मेरा पंजाब यूनिवर्सिटी में वाइवा था। तो बस एक सफ़र था, उसके बाद फिर बहुत सारी स्टोरीज़, बहुत सारे कॉलम्स जिन्होंने मुल्क की सियासत और पाकिस्तान के कॉर्पोरेट एज़ वेल एज़ गवर्नमेंट सेक्टर पे बड़ा असर डाला मेरी काफ़ी सारी तहकीकाती खबरों ने गुड गवर्नेंस के हवाले से। तो बस ये एक सफ़र था सहाफ़ती जो अब तक जारी है अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन। अच्छा, वो कौन-सा टर्निंग पॉइंट था जहाँ से आपको लगा कि अब सहाफ़ती सफ़र कामयाब होना शुरू हो गया? जी, ये बड़ा आपने अहम सवाल किया। मैंने एक मर्तबा दुनिया टीवी उस वक़्त जो है लैपटॉप स्कीम में धांधलियों का इंकशाफ हुआ था, कुछ फेल तलबा को लैपटॉप्स दे दिए गए थे और उसकी परचेज़िंग में बहुत ही महदूद पैमाने पर पेपरा वायलेशंस हुई थी। उसको मैंने अनर्थ किया जो फिर बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा वो हाइलाइट हुआ कि उसके ऊपर उस वक़्त सफ़े अव्वल के जो सहाफ़ी थे जिनमें सुहेल वड़ाइक साहब, अल्लाह का भला करे, ये हसन निसार साहब, मुजीबुर रहमान शामी साहब, इन लोगों ने मुझे बाकायदा अपने प्रोग्रामों में बुला-बुलाकर ना सिर्फ़ मेरी हौसला अफ़ज़ाई की बल्कि दाद भी दी कि इंतहाई अहम जो है उनका जो फ्लैगशिप मंसूबा है, उसके ऊपर वो क्रिटिसाइज़ कर रहा है। तो फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ऐसा हाथ पकड़ा कि अब तक वो जो उड़ान थी वो परवाज़ में कमी नहीं आई, बल्कि हर आने वाले दिन के साथ परवाज़ जो है वो बुलंद होती चली जाती है। अच्छा हुज़ैफ़ा साहब, ये बताइए पाकिस्तान में न्यूज़पेपर अपनी अहमियत खोते जा रहे हैं वक़्त के साथ-साथ। पाकिस्तान में अगर हम देखें कि न्यूज़पेपर्स की वो वैल्यू नहीं रही, यानी कारी कम होना शुरू हो गया है क्योंकि बड़े-बड़े अखबारात ने अपने बड़े-बड़े शहर के अंदर अपने दफ़ातर बंद करना शुरू कर दिए हैं।
जी, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। एक्चुअली एक तो मैं आपको बताऊँ कि ये ओवरऑल ही एक बड़ा डायलेमा चल रहा है पाकिस्तान 2018 के बाद। पाकिस्तान में जितने भी यानी अखबारों को भी आप एक कॉर्पोरेट सेक्टर ही लें ना, यानी प्राइवेट सेक्टर से ही ताल्लुक रखते हैं, तो कॉर्पोरेट सेक्टर पाकिस्तान में नीचे आया है। उसमें आप कह दें कि करेंसी की डिवैल्यूएशन कहें, या आप कहें कि सरमायादारों का मौजूदा हुकूमत पर बदएतमादी कहें, या कोई भी वजह आप समझें, या फिर कोरोना का ये 2 साल का जो एक इफ़ेक्ट है, पूरी दुनिया में उसका असर पड़ा, पाकिस्तान में भी उसका असर पड़ा। तो उसकी वजह से इश्तहारात वगैरह का जो सिलसिला था अखबारात को, वो बहुत कम हुआ। और मैं समझता हूँ कि अखबारात, अखबारी मालकान जो है, जिनको एक बहुत बड़ी सपोर्ट होती थी किसी दौर में पीआईडी की, प्रेस इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से भी, उस तरीके से इश्तहारात का सिलसिला बंद हुआ। और गवर्नमेंट की एक पॉलिसी थी जो शहर हुकूमत समझती थी कि जिस तरीके से तमाम इदारों के अंदर पिछली हुकूमत के खास लोग मौजूद हैं, तो वो समझती थी कि शायद सहाफ़त के मैदान में भी कोई उनके वेल विशर्स मौजूद हैं, तो इसलिए उन्होंने अक्रॉस द बोर्ड तमाम अखबारों को इश्तहारात बंद किए। और फिर उसका असर हमने देखा कि मालकान को तनख्वाहें नहीं थी, तो मालकान को उन अखबारों को बंद करना पड़ा। और दूसरा ज़ाहिर है, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और आज मैं कहता हूँ कि डिजिटल मीडिया जिस पे हम बैठे हुए हैं, इस डिजिटल मीडिया ने अखबार की अहमियत तो काफ़ी कम की है। जो अखबार छपता है, यानी जो स्याही और सफ़े के ऊपर जो अखबार छपता है, उसके ऊपर कॉस्ट तो उतनी ही आती है, लेकिन ज़ाहिर है उसका जो आउटकम है वो कम होता जा रहा है। तो इस वजह से मालकान जो है, जितना भी सेठ है, ये ज़ाहिर है अपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट को लाज़मी देखता है। यानी पाकिस्तान में मैं नहीं समझता कोई अखबार भी ऐसा नहीं है, चाहे आप डॉन की बात करें, चाहे जंग की बात करें, मजीद निज़ामी साहब मरहूम के बाद नवाए वक्त की बात कर लें आप, और बाकी एक्सप्रेस वगैरह सब अखबारों में ज़ाहिर है कम या ज़्यादा एडिटोरियल पॉलिसी बेहतर या थोड़ी-सी खराब हम कह सकते हैं, लेकिन तमाम अखबारात में उन्होंने अपने फाइनेंशियल जो पैरामीटर्स हैं, उसके ऊपर कहीं कोई मालिक कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। तो ज़ाहिर है ये सबसे बड़ी वजह है कि जब पैसा आना बंद होता है, तो फिर अखबारात बंद हुए, और फिर वो सिलसिला चला आ रहा है अभी तक। अगर प्रिंटिंग की बात करें, सर्कुलेशन की बात करें, तो वॉल स्ट्रीट जर्नल आज भी 2 पॉइंट समथिंग मिलियन यानी 22 लाख के करीब वॉल स्ट्रीट जर्नल प्रिंट हो रहा है। इसी तरह जी। यूएस टुडे को देख ले, वो भी तकरीबन 2 मिलियन के करीब प्रिंटिंग है उसकी। इसी तरह चाइना के बहुत से अखबार आते हैं जिनकी मिलियंस के अंदर प्रिंटिंग है, लेकिन वहां का कारी अभी भी अखबार के ऊपर पैटर्न, यानी डिजिटल मीडिया आने के बाद, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने के बाद इंटरनेशनल फेम अभी भी न्यूज़पेपर पे है। जी, बहुत मेहरबानी, आपने बड़ा दुरुस्त सवाल रेज़ किया। एक तो बात ये कि आज भी यानी दुनिया में अखबार शुरू हुए थे, तो उन्होंने बेंचमार्क न्यूयॉर्क टाइम्स को बनाया था। दुनिया में आज भी सबसे बड़ा अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स, और जी, जितने न्यूयॉर्क भी टाइम को अखबारात मैं हैं। पढ़ रहा था, हाँ, न्यूयॉर्क जी। टाइम को पढ़ रहा और था, उसकी प्रिंटिंग भी तकरीबन 2 मिलियन की है, 2 मिलियन जी, प्लस जी, की मैं प्रिंटिंग है। हाँ, मैंने इसलिए न्यूयॉर्क टाइम्स का नाम लिया। वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, लंदन टुडे, ये सारे यानी एक ही सफ़ के अखबार हैं। जी तो जी। न्यूयॉर्क टाइम्स से मैं बात कर रहा था, तो न्यूयॉर्क टाइम्स को ही सारे अखबारों ने बेंचमार्क बनाया। आज भी पाकिस्तान में जंग अखबार है, उसकी एडिटोरियल पॉलिसी अगर आप देखें, तो वो न्यूयॉर्क टाइम्स से ही लेते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स अपने अखबारात, अपने कॉलम्स को किस अंदाज में शाये करता है। अगर दो कॉलमिस्ट आपस में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाए, इदारे के साथ कन्फ्लिक्ट आ जाए, तो इदारे की क्या पॉलिसी होनी चाहिए, तो बेसिकली न्यूयॉर्क टाइम्स को ही फॉलो करते हैं। इस तरीके से टीवी चैनल्स में ज़ाहिर है बीबीसी पायनियर है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन को दुनिया फॉलो करती है। हुआ ये कि अमेरिका के अंदर आपको मैं बताऊं कि अमेरिका में जितनी ज्यादा आबादी है, वहां उतना ही बंदा मसरूफ है। वहां टाइम ही नहीं है कि आप टीवी पे फॉक्स न्यूज देख रहे हैं, सीएनएन देख रहे हैं। तो वहां का जो भी शहरी है, चाहे वो कोई सरकारी मुलाजिम है, चाहे कोई प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, उसके पास मालूमात की रसाई जो है वो अखबार की सूरत में ही मुमकिन है। और आज भी वो अखबार पढ़कर ही अपने दिन का आगाज करता है। उसके पास ये टाइम नहीं है कि 12 घंटे की नौकरी के बाद उसने शाम को आना है, उसने जिम भी करना है, स्पा भी करना है, सोना भी करना है, उसके बाद उसने स्विमिंग भी करनी है, फिर उसने अपने और काम निपटाने हैं, वॉक करनी है, उसके बाद उसने 1 घंटा टीवी देखना है। कल्चर है ही नहीं अमेरिका में। तो ज़ाहिर अखबार की अहमियत वहां पर खत्म नहीं हुई। पेंटागन दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन जो बिल्डिंग है, वहां भी सबसे ज्यादा अखबार ही पढ़ा जाता है, टीवी कम देखा जाता है। टीवी भी देखा जाता है, सीएनएन बहुत बड़ा इदारा है, लेकिन आपने जो बात की ना कंपैरिजन की, इस तरीके से चाइनीज कंपैरिजन। चाइनीज ये समझते, हाँ, चाइनीज समझते हैं कि हमारी तरक्की का राज हमारा वक्त है, और वो टीवी को समझते हैं कि ये टाइम किलिंग है। तो इसी वजह से मालूमात तक तो ज़ाहिर पहुंचना होता है, तो उसका आसान तरीका अखबारात हैं। चीन के अंदर मेरा कई दफा जाना हुआ, बीजिंग, शंघाई वगैरह, वहां पर लोग अखबार सुबह सुबह खरीदते हैं, अखबार पढ़ा, फिर अपने दिन का आगाज कर देते हैं। दे डैम केयर। इवन के चीन के अंदर तो सोशल मीडिया, जो डिजिटल मीडिया, ये भी काफी इसकी जो एक्सेस है बहुत कम है। यानी मुझे याद है, मैं शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फेसबुक और ट्विटर भी मेरे ख्याल से मैंने चीन में, या इनमें से कोई एक ऐप है जो चीन में नहीं चलती, या व्हाट्सएप नहीं चलती। याद है पाकिस्तान के एक मारूफ सनतकार
और मैं इकट्ठे ट्रैवल कर रहे थे चीन, तो वहां पर हमने ये बड़ा अहाता किया कि चीन के अंदर वो कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे वो समझें कि हमारी जो एक आम आदमी है रियासत का, उसका टाइम जाया होगा। तो एक बड़ी वजह है। अच्छा, हुज़ैफा साहब ये बताइएगा कि कामयाब सहाफी बनने के लिए जो न्यू कमर्स जर्नलिस्ट इस शोबे को ज्वाइन करना चाहते हैं, करंट भी है लेकिन मार्केट में जॉब्स की सैचुरेशन है, मार्केट के अंदर फिर वो सैलरी का पैकेजेस नहीं है, कामयाब होने के लिए या सिस्टम में आने के लिए नए सहाफी को क्या इकदाम करने चाहिए? सर हमने तो यही देखा कि यानी कोई हमारे कोई बाप दादा में से कोई जर्नलिस्ट नहीं, कोई फैमिली में कोई जर्नलिस्ट नहीं, आई एम वन एंड ओनली। एक तो जाहिर है ये कि किस्मत का बड़ा अमल दखल होता है, अल्लाह ताला मुझसे ज्यादा मेहनत करता है एक भट्टे पे बैठने वाला मजदूर जो 8 घंटे ईंटें थापता भी है, उठाता भी है। हम भी मेहनत करते हैं, किसी और डायरेक्शन में करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला जिसका भी हाथ पकड़ ले। लेकिन इसके लिए 2-3 चीजें बहुत अहम है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सहाफी, मैं कल भी आपको जब आपने प्रोग्राम के लिए मुझे हुक्म सादिर फरमाया कि मैं आपके प्रोग्राम में आऊं, तो मैं यही बात आपसे कह रहा था कि सहाफी जो है वो बनता नहीं है, सहाफी पैदा होता है, यानी बाय बर्थ होता है। क्रिस्टीना लैम बाय बर्थ सहाफी थी, इसीलिए 16-17 साल की उम्र में पाकिस्तान आई। उसने वार रिपोर्टिंग कवर की, कोल्ड वार 1990 की। फिर जाते हुए उसने वो किताब लिखी वेटिंग फॉर ला, पाकिस्तान स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। तो वो सहाफी बाय बर्थ पैदा होते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी पूछें कि उसमें तालीम का सबसे अहम अमल दखल है। आप ज़ाहिर एजुकेशन हाईली क्वालिफाइड लाजमी होना चाहिए, और आप बचपन से यानी लेट से जिसने सीएसपी अफसर बनना है, क्यों कहा जाता है कि सीएसपी के बच्चे सीएसपी ही बनते हैं? वजह ये कि वो बचपन से उनकी ट्रेनिंग वैसी करते हैं। बचपन से डॉन अखबार पढ़ेंगे, पाकिस्तान अफेयर्स पे उनकी ग्रिप होती है, पाकिस्तान पीनल कोड की बेसिक्स उन्हें पता होती हैं, जनरल नॉलेज का उन्हें पता होता है। पाकिस्तान में इस वक्त कितनी असम्बली हैं, उनके कितने अराकीन हैं, कौन कौन उन असम्बलीज को हेड कर रहा है, स्पीकर कौन है, डिप्टी स्पीकर कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव प्रोविंसेस के कौन है, वैसे ब्यूरोक्रेट्स के बच्चों को पता होते हैं। तो 90% तैयारी तो हुई भी होती है और फिर अकेडमीज पॉलिश कर देती हैं। इसी तरीके अगर आपने अच्छा सहाफी भी बनना है, तो आपके लेट से बच्चे ने बनना है, तो वो आज से अखबार पढ़े, अखबार के एडिटोरियल पेज को लाजमी पढ़े। उसे कम अज कम पता चले, उसे पता हो कि जंग की पॉलिसी क्या है। जंग अखबार में लीड स्टोरी पढ़कर वो अंदाजा लगा ले कि मीर शकीलुर रहमान साहब का दिमाग क्या सोच रहा है आज। अगर नवाए वक्त की वो लीड पढ़े तो उसे पता हो कि रमीजा निजामी क्या सोच रही है। सुल्तान लखानी के लिए उसे एक्सप्रेस की लीड पढ़ के पता चल जाए, इतना उसकी हाउ नो हो, निटी ग्रिटीज पता हो उसे। तो फिर उसके बाद आपके दिमाग के जो दरीचे हैं वो खुलते चले जाते हैं। फिर ज़ाहिर अल्लाह ताला भी आपको बुस्तें देता है जब आप मेहनत कर रहे होते हैं। हमारे लिए अनफॉर्चुनेटली ये है कि आप सहाफ़ी तो बनना चाहते हैं, सहाफ़ी अपने आप को क्लेम भी करते हैं, लेकिन कोई ऐसा जर्नलिस्ट नहीं है, शाज़ नादिर ही होंगे जो डेटेड लाइन से प्रिंटेड लाइन तक अखबार को पढ़े। अगर आप डे फर्स्ट से यानी आप मैट्रिक एफए के बाद डेटेड लाइन से प्रिंटेड लाइन तक अखबार पढ़ते आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आप बाय बॉर्न जर्नलिस्ट हैं। और मैं आपको बताऊं फ्रेंकली, मुझे याद है कि माई फादर वाज इन दाजल, और दाजल आपको पता है कि आज भी दूर अफ्तादा एरिया है। ये आज से 20 साल पहले तो बहुत ही दूर अफ्तादा था। यानी जब सिविल सर्वेंट्स को पनिश किया जाता था तो उन्हें ओएसडी नहीं बनाया जाता था, बल्कि उन्हें कहा जाता था इन्हें काले पानी भेज दें, मीन राजनपुर भेज दें। तो मुझे याद है कि तब भी मेरी अखबार से जो अटैचमेंट का ये आलम होता था कि अखबार आता था, चाहे वो उर्दू चाहे अंग्रेजी, गो जहर नेशनल अफेयर्स का इतना पता नहीं होता था, लेकिन उस अखबार के अंदर जो कहानी होती थी, मुझे याद है 2 अखबार ये आते थे। डॉन अखबार हमारे घर लेट आता था 2 दिन, क्योंकि डॉन अखबार एक दिन डीजी खान लेट आता था, एक दिन फिर राजनपुर, फिर रात को वो दाजल आया करता था। खबरें अखबार अलबत्ता ये टाइम पे आ जाया करता था। नया नया लॉन्च किया था जिया शाहिद साहब ने, वो मुख्तार माई केस बड़ा हिट हुआ था, और जहां जुल्म वहां खबरें। तो इसमें नाकाबिले फरामोश वाकयात होते थे, अंदर एक पेज होता था। अब पता नहीं वो खबरें में आता है नहीं आता। तो मेरी बड़ी प्रायोरिटी होती थी वो लाजमी पूरा पढ़ूं। तो ज़ाहिर है जब आप इतना ज्यादा कलम के साथ जुड़ जाते हैं, अखबार के साथ जुड़ जाते हैं, तो फिर अल्लाह ताला भी ज़रा मेहरबानी फरमाते हैं। तो इसलिए मैंने आपको एक मिसाल दी कि सहाफ़ी कैसे बनता है। सहाफ़ी मैं समझता हूँ सहाफ़ी बनता नहीं है, सहाफ़ी पैदा होता है। अच्छा हुज़ैफा साहब, इससे हटके, सहाफत से हटके मुल्क की सियासत पे बात करते हैं कि मुल्क का जो सियासी निज़ाम चल रहा है, सियासत का हिसाब किताब चल रहा है, किस तरफ क्या कैसे देख रहे हैं आप सहाफती निगाह से अपनी? देखिए जी, मैं तो ये देख रहा हूँ जो अभी करंट पॉलिटिकल चेस बोर्ड की अगर आप बात करें, पूरी दुनिया पे ज़ाहिर है अफगान जो फेयरवेल हुई है अमेरिकन की वहां से, उसका बड़ा ग्रेट इम्पैक्ट गया है। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अमेरिका जैसे मुल्क ने भी उसको हल्का सा फील हुआ है कि फेयरवेल उनकी कोई बहुत अच्छी नहीं हुई। यानी आपकी यूरोपीय यूनियन देख लें, आपका बरतानिया देख लें, ये सब लोग अभी तक कंफ्यूजन की जो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में है इस वक्त भी। तो हम तो बहरहाल अफगानिस्तान से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान में जो कुछ भी हुआ उससे पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी में इजाफा होगा। और इस वक्त पाकिस्तान के कौमी इदारे भी ये सोच रहे होंगे, सोचना भी चाहिए, और पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को भी सोचना चाहिए। पाकिस्तान
अब मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में इंटरनल कोई अनस्टेबिलिटी हो। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को बहरहाल एज अ स्टेट पॉलिसी एक पेज पे आना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से उसके अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं है। अब हमारे पास ये टाइम नहीं है कि किसी भी ताकतवर मुक्तदर इदारे का सरबरा सारा दिन बैठकर ये प्लान करे कि किसको कैसे अंदर कराना है, किसको क्या नोटिस भेजना है, कौन सा नैब रेफरेंस बनाना है। अगर 24 में से 18 घंटे वो ये सोचता था पहले, तो अब 17 घंटे उसने ये सोचना है कि मेरा वेस्टर्न बॉर्डर भी इनसिक्योर है, ईस्ट बॉर्डर भी इनसिक्योर है, एफएटीएफ का भी हम पे प्रेशर है, अमेरिकन की जो फेयरवेल में नाकामी है उसका भी अमेरिकन बहरहाल इनडायरेक्टली हमें दोष देते हैं कि हम उनके कोलिशन पार्टनर्स हैं सिंस 1947। उसके बावजूद पाकिस्तान ने हमारा वो साथ नहीं दिया जो देना चाहिए था। तो अमेरिकन एंगर भी मुस्तकबिल करीब में सामने आने वाला है, जो मैं देख रहा हूँ हालात वाकयात। आप न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ते हैं, आप खुद भी देखते होंगे, न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट आप पढ़ के देख लें तो आपको अंदाजा होता है कि अमेरिका के जो भी ताकतवर हल्के हैं वो समझते हैं कि पाकिस्तान का इस फेयरवेल में कोई अच्छा किरदार नहीं रहा। हालांकि फैक्चुअली ऐसे नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि हमारे गले पड़ गई एक बात, वो तालिबान की वजह से पड़ी, या वो कहते हैं कि हमारा हार्ड लक कह लें। तो इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान में चाहे इमरान खान की हुकूमत हो, चाहे वो आसिफ जरदारी साहब की, चाहे वो शहबाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून की, मियां नवाज शरीफ की क़यादत में, जिसकी भी आप बात कर लें, कोई जमात भी पाकिस्तान में अनस्टेबल होकर रीजनली हालात को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। रीजनली हालात से नबर्द आजमा होने के लिए पाकिस्तान में आपको विद इन द कंट्री एक स्टेबिलिटी जरूरी है। तो मेरे ख्याल से आने वाले वक्तों में, आने वाले दिनों में पाकिस्तान के मुक्तदर हलकों से लेकर आपके सियासी ऐवानों के अंदर आपको एक बड़ी तब्दीली नजर आएगी। अच्छा हुज़ैफा साहब, आपने जैसे अफगानिस्तान की बात की, अब इसमें यह देखिए कि 22 साल अमेरिका अफगानिस्तान में जंग लड़ता रहा और उसमें वो शिकस्त खाकर ऐसे यानी मूव होना उसका, तो पूरी दुनिया जो उसे अमेरिका को या पाकिस्तान को या इसके अलावा और हमसाये ममालिक हैं उन्हें कैसे देख रही है इसका 22 साल यानी जंग लड़ना और उसको लॉस करके निकल जाना, अरबों डॉलर का लॉस करके वो यहाँ से निकल गए और बहुत सी चीजें छोड़ के भी चले गए। जी बहुत शुक्रिया। मैं एक तो ये समझता हूँ कि अमेरिका ने 2017 में ही फैसला कर लिया था कि काबुल से हमने जाना है। काबुल मीन्स अफगानिस्तान। वो आप ये जरूर कह सकते हैं कि जो फॉल ऑफ काबुल है वो जल्दी हो गया, वो 3 महीने लेट होता, वो 6 महीने लेट होता। लेकिन ज़ाहिर है अमेरिकन ने ये, अच्छा ये नहीं कि सिर्फ अमेरिका में, यानी पाकिस्तान में इमरान खान ये सोचे, जरदारी या नवाज शरीफ क्या सोच रहे होंगे, वहां ऐसा नहीं है। वहां डेमोक्रेट्स इस वक्त रूल कर रहे हैं। डेमोक्रेट्स की भी यही पॉलिसी थी, यानी स्टेट की पॉलिसी थी। इससे पहले रिपब्लिकन थे, यानी ट्रंप वाज इन रिपब्लिकन, वो रिपब्लिकन का सदर था, वो भी यही सोच रहा था। यानी पेंटागन की पॉलिसी थी और वो पॉलिसी सामने आई। ज़ाहिर शुरू में तो हमें नजर आएगा कि अमेरिका को एक एंगर भी है, उसकी सुबकी भी काफी हुई है, तालिबान ने काफी गेंद किया है 15 अगस्त से लेकर आज अगर आप कहें 8 या 9 सितंबर तक। लेकिन आने वाले दिनों में अमेरिका को हर हवाले से काबुल से जाने का बेनिफिट होगा। अमेरिका की इकोनॉमी दोबारा खड़ी होगी, डॉलर दोबारा मजबूत होगा। अमेरिका ने अपना एक ऐसी चक्की में, या वो कहते हैं ना जो हमारे सराइकी में वो घास काटने वाली मशीन होती है, उसमें अमेरिका का सर फंसा हुआ था और उस सर के मशीन के बटन पे अमेरिका ने अपना हाथ रख दिया था कि इसका बटन कोई दबा ना दे, पाकिस्तान या तालिबान या कोई भी, और हमारा सर इसके बीच में ना आ जाए। उन्हें आराम आराम से अपना सर निकाला है और 7 बटन से भी हाथ उठा लिए हैं। अब उस वो द्रांति कहें या वो घास काटने वाली मशीन ने चलना है और उसने किसी न किसी को तो काटना है। अमेरिका उससे बाहर चला गया। अमेरिका बाहर से बैठ के देखेगा, प्लान करेगा। अमेरिका आज भी दुनिया की सुपर पावर है। सुपर पावर बनने में 50 साल लगते हैं और सुपर पावर खत्म होने में भी 50 साल लगते हैं। अगर आप 2001 से भी लगा लें कि सुपर पावर के फाल का आगाज हुआ था, तो अभी भी 2050 तक तो अमेरिका ने सुपर पावर रहना ही रहना है, 3 साल। तो चाइना एक बड़ी इकोनॉमिक पावर बन चुकी है, लेकिन चाइना का आज भी चाइना अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो अमेरिका के साथ किसी भी तरीके से ताल्लुकात अपने खराब करे। अमेरिका एक ताकतवर मुल्क है और बरतानिया भी जाहिर है वो कुछ करता है जो अमेरिका की पॉलिसी को लेकर चलता है कि बरतानिया और अमेरिका इकट्ठे ही मूव करते हैं, और जाहिर है फिर बरतानिया का आपको असर नजर आता है पूरी यूरोपीय यूनियन में, उन 27-28 ममालिक में। तो मैं समझता हूं कि अमेरिका के जाने का जितना भी नुकसान है या जो भी टेंशन है वो आपके मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया में होनी है, उसका 7 समंदर पार अमेरिका पर कोई उसका बैड इंपैक्ट नहीं पड़ना। मेरी तो ये राय है। हुज़ैफा साहब, कल जैसे उन्होंने अपनी अबूरी हुकूमत का सेटअप का अनाउंस किया, एहसन अखवन की बात हुई, मौलवी याकूब है,
और सिराज हक्कानी साहब हैं, और काफी सारे, यानी जो इनकी पूरी टीम इन्होंने तैयार किया, जिसमें मीर हदायतुल्लाह साहब हैं, जफर खैरुल्लाह साहब हैं, वजीर इत्तलात, ये सारे, क्या आप समझते हैं, क्योंकि आपकी अफगानिस्तान के ऊपर एक अच्छी परख है, क्या समझते हैं ये इस कैपेबल है? क्योंकि अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, मुल्ला उमर के दौर की बात करें, मुल्ला उमर के दौर में ये तमाम चीजें चटाई पर बैठ के होती थी, अब ये तमाम चीजें महलात में बैठ के हो रही हैं। क्या ये लोग इस कैपेबल होंगे कि दुनिया को तमाम मैटर्स लेके चल पाएंगे अफगानिस्तान के? जी, बड़ी कैपेबिलिटी की बात करें तो जाहिर है तालिबान कैपेबल तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इसका जवाब मुझसे पूछेंगे होगा, जो खान साहब कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट, ये तो एब्सोल्युटली नॉट वाला जवाब होगा। जाहिर है तालिबान को भी बड़ा तजर्बा नहीं है, लेकिन तालिबान एट द सेम टाइम इतने ज्यादा जो है वो आप ये कह सकते हैं कि चीजों के मुतालिक अनअवेयर भी नहीं है। उन्होंने जाहिर है पिछले 20 सालों में बहुत कुछ सीखा है। आप ये देखें कि पंजशेर पे जिस तरीके से उन्होंने दोबारा अपना जो है तसल्लुत कायम किया या दोबारा अपना कब्जा बहाल किया, तो तालिबान का जाहिर है जो एक अमेरिकन बैठे हुए थे टर्किश एयरपोर्ट के मामलात को देख रहे थे, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया ने बनाकर वहां पर दिया, दुनिया की बेस्ट पार्लियामेंट बनाकर दी इंडिया ने, जो काबुल की पार्लियामेंट है। काबुल का प्रेसिडेंशियल हाउस देख लें आप, मुल्ला उमर कहाँ एक कमरे में रहते थे, आज उनके बेटे या उनके नॉमिनी जो है एक बहुत बड़े प्रेसिडेंशियल हाउस में बैठेंगे। जाहिर है बहुत मुश्किल तो होगा, और जाहिर है पहले एक्सपर्ट्स मौजूद थे अफगानिस्तान में, जो अफगानिस्तान का सेंट्रल बैंक है उसमें एक बैंकर बैठा हुआ था। अब जाहिर है तालिबान ने उस फील्ड से जो करीब करीब बंदा तो लगाया है, लेकिन उसमें जाहिर वो परफेक्शन नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से अफगानिस्तान के अंदर जो है कुछ अरसे में हमें नजर आएगा कि इंस्टेबिलिटी में इजाफा होगा, और अगर तालिबान ने अपनी पुरानी रविश बरकरार रखी तो ज़ाहिर है उनके लिए भी मुश्किल होगी। तालिबान को अशरफ गनी ज़ाहिर है मुल्क छोड़कर चला गया, हामिद करजई की बात कर लें, अब्दुल्ला अब्दुल्ला की बात कर लें, या फिर आप हिकमत यार की बात कर लें, इन लोगों को गवर्नमेंट में शेयर भी देना पड़ेगा, और टेक्नोक्रेट्स जो पिछले 20 सालों में काबुल यूनिवर्सिटी से पढ़े, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो दाढ़ी नहीं रखते, जो लिबरल स्कूल ऑफ थॉट के हामी हैं, उन लोगों को जाहिर है बड़े ज़र्फ का मुजाहरा करते हुए अहम जगहों पर बिठाना पड़ेगा, तभी ये फॉल ऑफ काबुल के बाद फिर फॉल ऑफ तालिबान होगा, और फिर दोबारा अफगानिस्तान में खाना जंगी की कैफियत होगी, जो मैं समझता हूँ नजर आती है। जो तो हमसाया ममालिक इसको, अफगानिस्तान के इशू को कैसे देख रहे हैं? खास करके जनरल फैज का दौरा हुआ और उसके बाद मीडिया चीख पड़े इधर उधर के हमारे। जी, मेरी अपनी एक जाती राय में कि पाकिस्तान की ज़ाहिर है इंटेलिजेंस एजेंसी हमेशा से ही मौसर रही है, अफगानिस्तान के अंदर उनका किरदार रहा। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़ाहिर है हमारा सबसे बड़ा बॉर्डर मगरबी बॉर्डर है, और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी क्यों वहाँ के लिए रेलिवेंट ना हो, उनका हक भी बनता है। एक सबसे बड़ा हम स्टेक होल्डर है अफगानिस्तान के हवाले से। तो जाहिर है जनरल फैज हमीद साहब ने हालात वाक़ियात को रखते हुए बहुत जहांदीदा और काबिल फौजी अफसर हैं, उन्होंने जहाँ जहाँ भी अपनी मार्का आजमाई की कामयाब ठहरे और अपने बैचमेट से बहुत आगे खड़े नजर आते हैं। तो इस दौरे में भी जाहिर है उन्होंने पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल, पाकिस्तान के मफाद को मद्देनजर रखते हुए फैसले किए होंगे, और तालिबान की जो क़यादत है बहरहाल पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी का बड़ा एहतराम करती है, और पाकिस्तान भी माजी के अंदर अमेरिकन प्रेशर के बावजूद जितना कर सका, जलालुद्दीन हक्कानी का मामला सबके सामने है, क्योंकि अब ज़ाहिर मीडिया में बात कर रहे हैं, मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता कि हमारे हमसाया मुल्क में सुनी जाए और एक प्रोपेगेंडा शुरू हो कि पाकिस्तान से कोई बाखबर सहाफ़ी ये बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के इदारों ने इंतहाई नामसाइद हालात के बावजूद भी तालिबान का बड़ा ख्याल रखने की कोशिश की है। उसमें कुछ ज्यादतियां भी हुई हैं, ज़ाहिर है बड़ा भाई ज्यादती भी कर जाता है, लेकिन तालिबान के पास भी कुछ चारा नहीं है कि पाकिस्तान की भी अगर आईएसआई को भी बाय बाय कहेंगे तो भारत के साथ उनका फितरी लाहक नहीं हो सकता। तो जनरल फैज हमीद का दौरा बड़ा अहमियत का हामिल है मेरे ख्याल से। अच्छा हुज़ैफा साहब, ये इंटरनेशनली फेम से हटके अगर हम पाकिस्तान के अपने अंदरूनी, आखिर में ये लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर जो लोगों में अफरा तफरी पाई जाती है, पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही है, पाकिस्तान के अंदर रोजगार के जो मौके देने थे वो नहीं दे पाई है गवर्नमेंट, और इसके अलावा तालीम के जो वादे किए थे, ये सारी चीजें पाकिस्तान में आप ये कैसे देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुल्क की सियासत जो हालात थी किस तरफ जा रहे हैं? जी दाऊद साहब, आप खुद भी माशाल्लाह जिसको हम कहते हैं पब्लिक पल्स पे बड़ी गहरी निगाह रखते हैं, नजर रखते हैं।
अगर हम फ्रेंकली बात करें, देखिए हम जर्नलिस्ट हैं, वो डैम केयर के नवाज शरीफ, जरदारी या इमरान खान कोई भी हुकूमत में हो, हमारा काम है हक और सच की बात कहना और जो बेहतर परफॉर्म कर रहा हो उसको बहरहाल अप्रिशिएट करना। पाकिस्तान में अच्छी हुकूमतें भी रही हैं, पाकिस्तान में बुरी हुकूमतें भी रही हैं, बट दिस इज फर्स्ट टाइम देयर इज नो गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, यानी कोई गवर्नेंस नहीं है, रेगुलेटर कोई काम नहीं कर रहा, रेगुलेटर वो किसी भी सिमत में हो, एक डिप्टी कमिश्नर एक जिले के अंदर छोटी छोटी चीजों का रेगुलेटर होता है, एक डीपीओ पुलिस का रेगुलेटर होता है, एक पेमरा का चेयरमैन मीडिया का रेगुलेटर है, एक आपका ओगरा जो है वो आपके ऑयल एंड गैस का, पेट्रोलियम मसनूआत सबका रेगुलेटर है, आपका नेपरा जो है बिजली का रेगुलेटर है, रेगुलेटर आपको कोई नजर ही नहीं आता, शूतर पे महार है, चीनी के अंदर 10-20 जो मालकान है चीनी के वो तय करते हैं और रेट ऊपर चला जाता है, स्टील सरिये का रेट 170-80 को टच कर रहा है, जाकर 175 को टच कर रहा है, सीमेंट का रेट विदाउट नो रीजन 750 पर चला गया है, खाद की डीएपी की बोरी जो 2300 रुपए की थी आज 7,500 रुपए की हो गई है, यानी जब 2300 की थी तब आप फीमन गंदम 1300 पे उठाती थी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, आज 1800 पे उठा रही है, लेकिन ये नहीं देख रही कि 6000 से ऊपर चला गया उस खाद का रेट, 5,500 रेट उसका बढ़ा है। तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, इसमें जाहिर है इंसान को सही बात, हक और सच बात करनी चाहिए, हमारा काम भी यही है, ये नहीं कि हम मियाँ शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ की सिफात करें, इमरान की बुराई करें, इसमें भी कोई शक नहीं, कोरोना के इफेक्ट्स पूरी दुनिया में पड़ रहे हैं, कोरोना के बाद मार्केट्स खुली हैं, महंगाई का एक बड़ा ही बहुत बड़ा रेला आया है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी भी चीजों की कीमतें बढ़ी हैं जिनकी बढ़ने का कोई जवाब पैदा नहीं होता था। बेसिकली पाकिस्तान में बदइंतजामी इस वक्त अपने अरूज पर है, आप अगर करप्शन की बात करें तो करप्शन इंडेक्स आपका मजीद नीचे चला गया है, आपके जितने बड़े बड़े इदारे हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है कि पाकिस्तान में इतनी करप्शन कभी नहीं हुई। अब मुझे नहीं समझ आती कि जाहिर है वो चीफ एग्जीक्यूटिव के लेवल के ऊपर है, ये चीफ एग्जीक्यूटिव की चीजों पे ग्रिप नहीं है, जिस सूबे के डोमिसाइल होल्डर अजहर दाऊदी हैं या हुजैफा रहमान है, सूबे का चीफ सेक्रेटरी 3 साल में 5 चेंज हुआ है, और इसी से एक चीफ सेक्रेटरी के साथ एक गवर्नमेंट चेंज हो रही होती है। तो लेकिन हमारे जो मौजूदा हुक्मरान हैं उनको इस बात का एहसास ही नहीं है कि आप जब एक चीफ सेक्रेटरी को चेंज करते हैं तो रुझान मजारी में बैठा हुआ इसी भी उससे इफेक्ट होता है, दायरा दीन पनाह में बैठा हुआ डीएसपी भी उससे इफेक्ट होता है जब एक आईजी चेंज हो जाता है। लेकिन हम एक विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन ग्रीन फोन उठाते हैं, प्राइम मिनिस्टर जेएसई से कहता है और आईजी और चीफ सेक्रेटरी घर चले जाते हैं। तो उसके ज़ाहिर असरात हैं जो नजर आ रहे हैं, हर शोबे में आपको नाकामी नजर आती है क्योंकि हुकूमतें ठहराव से चलती हैं, हुकूमतें कभी व्हाट्सएप ट्विटर या फेसबुक के ऊपर ट्वीट से नहीं चलती, हुकूमतें हमेशा चलती हैं बहुत एतदाल के साथ, सब्र तहम्मुल के साथ। डीजीआईबी भी पीएम को रिपोर्ट कर रहा होता है, डीजीआईएसआई भी कोई रिपोर्ट दे रहा होता है, आर्मी चीफ भी कोई बात कह रहा होता है, इंडिपेंडेंट सोर्सेज भी कह रहे होते हैं, लेकिन पीएम वो सारी बातों को एब्जॉर्व करता है, डाइजेस्ट करता है, फिर पीस एंड काम होकर सोचता है कि आया कि मैंने ये फैसला लेना है या नहीं लेना। ये नहीं होता कि एक ट्वीट हुआ आपने फेडरल सेक्रेटरी लगा दिया, दूसरा ट्वीट हुआ आपने चेंज कर दिया। तो ये एक बड़ा डायलेमा है जो मैं, एक फैक्चुअल बात है जो आपके सामने मैंने की है। जी अच्छा, शोबा सेहत की बात करें, जो वादे इन्होंने किए, इस गवर्नमेंट ने किए थे आने से पहले, या तालीम को हम ले लेते हैं, तालीम को जो उन्होंने मेन इनका था हम आम कर देंगे, क्या समझते हैं कि तालीम आम होगी है पाकिस्तान में? आप बेहतर बता सकते हैं जी, आप जहर हर वक्त फील्ड में मौजूद हैं, मेरे ख्याल से आप पीप की बात कर लें, आप सेहत में आरएचसी बीएचयूज में कैंसर की दवाइयों की बात कर लें, आप जो ये आपकी क्या कहते हैं आरएचसी और बीएचयूज के अंदर आपकी मेडिसिन की बात कर लें। मुझे याद है कि शहबाज शरीफ दौरे हुकूमत में बड़ी खामियां थी, परफेक्शन नहीं होती, परफेक्शन अलग ही जात होती है, लेकिन मुझे याद है कि जीएसके और फाइजर कंपनी की जो मेडिसिन हैं वो आरएचसी और बीएचयूज लेवल पर अवेलेबल थी। आज भी मैं पूरे साउथ के लोगों को एक चैलेंज देता हूं कि सेहत में अगर हमने चेक करना है तो बेंचमार्क राजनपुर का डीएचक्यू बना लें। राजनपुर के डीएचक्यू जो आखिरी जिला है उसके डीएचक्यू में भी एमआरआई और सीटी स्कैन की मशीन आज भी मौजूद है और ऑपरेशनल है। और ये क्रेडिट उस दौर के एक सेक्रेटरी होते थे, बड़े ही उसके बारे में कहते हैं कि ईगो है उसमें, वो मिनिस्टर्स को नहीं मिलता, एमपीएस को नहीं मिलता, अली जान उसका नाम था। लेकिन अगर अली जान की आप कारकर्दगी की बात करें तो उसने हेल्थ सेक्टर में बहुत, लेकिन मुझे समझ नहीं आती पिछले 3 निश्तर और विक्टोरिया और न्यू इंस्टीट्यूशन में दवाएं अवेलेबल नहीं है। तालीम की अगर आप बात करें इसको खत्म कर दिया, हालांकि परवेज हुआ शहबाज शरीफ के पॉलिटिकल बोलो, लेकिन उन्होंने भी उस मंसूबे को किसी न किसी शक्ल में चलाया।
ये पहली दफा है कि कभी आप पीप के स्कूल बंद कर देते हैं, कभी आप उनकी ग्रांटें रोक देते हैं। यानी गवर्नमेंट को पता ही नहीं होता कि वो ये फैसला ले रही है तो उसकी पॉलिसी बेसिकली है क्या। बेसिकली देयर इज नो पॉलिसी, जो नजर आ रही है चीजें। अच्छा, लास्ट में एक एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। एसएनसी गवर्नमेंट ने कहा, सिंगल नेशनल कैरिकुलम पे बात की, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत सी जगह पे कहा कि जी हमने गुलामी, इंग्लिश गुलामी की जुबान है तो हमने इनसे छुटकारा हासिल कर लिया, और फिर इनॉग्रेशन हुआ इसकी बुक्स की, एसएनसी की, यकसन साहब की। लेकिन गवर्नमेंट बात कर रही है उर्दू मीडियम की, और जो वो किताबें मार्केट में आई, मार्केट के अलावा वो स्कूल्स को दी गई, वो पूरा का पूरा सिलेबस इंग्लिश मीडियम है। एक बच्चा 4 क्लास तक जो उर्दू मीडियम पढ़ता रहा, यकदम उसको 5 क्लास के अंदर इंग्लिश मीडियम पे कैसे पढ़ा सकता है? वो स्कूल ऑनर प्राइवेट स्कूल है या गवर्नमेंट का स्कूल है? हमारे बेसिकली पैराफ्रीज में बहुत से स्कूल हैं गवर्नमेंट के, जहां पर बच्चे के तो पाँव में शूज नहीं होता, गले में बस्ता नहीं होता, वो जैसे घर से मुंह धुला हुआ नहीं होता है, घर पर स्कूल आ जाता है। क्या वाकई वो बच्चा 5 क्लास का इंग्लिश मीडियम की साइंस, जिसका स्टैंडर्ड टच करता है 9th क्लास की साइंस को, तो पढ़ पाएगा? हमने वो टारगेट्स तो पूरे कर लिए हैं कि हम एसएनसी ले आए हैं, सिंगल कैरिकुलम ले आए हैं, तो उसके लिए कोई प्लानिंग थी आपको नजर आता है गवर्नमेंट की? देखिए जी, प्लानिंग की बात तो जाहिर है, एक गवर्नमेंट 4 साल एक बच्चा पढ़ता है 1 से 4 तक, उसमें जाहिर है वो एक उर्दू निसाब पढ़ रहा है, फिर 5th क्लास में उसको आप 8th 9th लेवल की साइंस पढ़ाना शुरू कर दें, इसका एक ही रिजल्ट आना है, और वो ये होना है कि बच्चे ने तालीम से भगा हो जाए और उसने स्कूल छोड़ देना, उसने तालीम के ऊपर फोकस नहीं करना। और जो बच्चे रह जाएंगे उनका रिजल्ट इतना बुरा होगा, फेल 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 फेल, कुछ सप्ली आएगी, जाहिर है 7th 8th 9th लेवल के ऊपर अब एक भी बच्चा एक उसमें सब्जेक्ट में फेल हो जाए तो उसका बड़ा बैड इम्पैक्ट आता है उसकी शख्सियत के ऊपर भी, और उसके बाकी ज़ाहिर है उसकी एक सोशल लाइफ होती है, छोटी सी तो सोशल लाइफ होती है एक छोटे बच्चे की, तो उसमें उसका बड़ा असर होता है। वो ज़ाहिर है वो एक साइकोलॉजिकल ऐसा इफेक्ट उसका होगा जो अगले 10 साल में जाकर नहीं निकल सकेगा। ज़ाहिर है अगर गवर्नमेंट ने ऐसा करना भी था, इसके लिए आपको ग्राउंड लेवल के ऊपर स्टडीज करवाती, ग्राउंड लेवल के ऊपर आप जो एजुकेशनल एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय को अहमियत देती, उसके बाद आप एक सर्वे कराते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं उनका आया कि अंग्रेजी का मयार क्या है, किस लेवल की अंग्रेजी वो पढ़ सकते हैं। आप बात कर रहे हैं कि 8th 9th लेवल की 8th 9th लेवल की वो जो साइंस है उसको वो जबानी याद करना तो बहुत दूर की बात है, वो सिंपल रीडिंग कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये इसमें आपको, चूंकि आप दाऊदी साहब एक एजुकेशनिस्ट हैं, तालीम से जुड़े रहते हैं, तो आप इसकी बात कर रहे हैं, ये सिर्फ आप इस अपनी इस एक बात को बेंचमार्क बना लें तो आपको इस पूरे मुल्क का समझ आ जाएगा कि पिछले 3 सालों में इस मुल्क को हम कैसे रन करते आ रहे हैं। हर शोबे का ये हाल है। आई एम टेलिंग यू विद फुल ज़ील एंड कॉन्फिडेंस, बिल्कुल विदाउट एनी एग्जेजरेशन, और किसी चीज से कतई नजर नहीं, को लाइकिंग डिसलाइकिंग। इमरान खान की एक पॉपुलैरिटी थी, एक इल्जाम लगाया जाता है एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो काफी हकीकत के करीब भी है कि उनकी सपोर्ट से इमरान खान हुकूमत बनाने में कामयाब हुई। लेकिन एक और फैक्ट ये भी है कि इमरान खान हर देही, हर रूरल एरियाज में, हर अर्बन एरियाज में इमरान खान एक मकबूल लीडर की हैसियत से भी जाने जाते थे। पीटीआई अगर सिंगल मेजोरिटी पार्टी नहीं थी तो सेकंड पार्टी जरूर थी हर जगह पर। तो ज़ाहिर उस पॉपुलैरिटी का इमरान खान मेरे ख्याल से वो जवाब नहीं दिया जो उसे देना चाहिए था। जो वो कहते थे कि 20-22 साल से मैंने एक टीम रखी हुई है, जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट असद उमर साहब को वो कहते थे, आज देखें ना, असद उमर साहब को उन्होंने हटाया, फिर ले आए हफीज शेख को, फिर उन्हें हटा दिया, फिर ले आए अजहर साहब के बेटे को, हमाद अजहर को, तो फिर शौकत तरीन को ले आए। यानी आपका वजीर खजाना, यानी आपके घर का किचन चलाने वाला बंदा भी अगर परमानेंट नहीं है तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि घर ये आशाना चल कैसे रहा है। मुज़फ़्फ़र साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपको फिर दोबारा किसी इशू के ऊपर, एक खास इशू पे बात करें। तो तब तक के अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाजत दें। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।